अस्सलाम वालेकुम। 5 लेक्चर 5 स्टार्ट हो गया जी हमारा। अच्छा जी, आपको जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे मैंने उनको डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है? पहले कुछ बातें कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ यहाँ से, है ना? टिक हुआ हुआ था ना सारा कुछ, आपकी किताबों पे तो है ना। परचेज हो गया, ये एक्सचेंज पढ़ाऊँगा आपको, इंटेंजिबल ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट भी पढ़ाऊँगा आपको, बाद में ये करते हैं मेरे ख्याल से। फ़िलहाल जो है ना, आप ये रिसर्च और डेवलपमेंट फेज़ समझ में आ गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने लैपटॉप पे, अपने वन नोट पे, ठीक है? क्योंकि चीज़ें लिखनी भी होती हैं हमें। फ़िलहाल आप तशरीफ़ ले आइए। यार ये जल्दी जल्दी नहीं नीचे आ सकता। कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चंस लब नहीं रहे? कौन से पेज पे हैं जी? मुझे मिल गए हैं जी। बुक्स का पेज नंबर 239 ओपन कीजिए। हमने डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बारे में जो डिस्कशन पढ़ी थी वो वन नोट पे अब है मौजूद, इसलिए वो मैं दिखा नहीं सकता, मैं ज़ुबानी बता सकता हूँ आपको। अब वो डिस्कशन ये थी कि हमने कहा था जी सबसे पहले तो नज़र नहीं आ रहा, आज गुजारा करें थोड़ा सा, चलो फिर सारा ही उधर लिख लेंगे, इसके ऊपर मैं लिख नहीं ना सकता। लैपटॉप ख़राब हुआ, दूसरा भी ख़राब निकला फिर, जब जो है जो बैकअप रखा हुआ था, तो आज सही हो जाएंगे, लेकिन चलें गुजारा कर लेते हैं अगर आप तो। खैर अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमने जो बात की थी अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट के बारे में, तो ये बात की थी कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक चीज़ इंटेंजिबल हो जाए, फिर उसकी अमोर्टाइजेशन की या इम्पेयरमेंट की बात आती है, ठीक है? अब अगर कोई चीज़ इंटेंजिबल की कैटेगरी में आ गई है, तो फिर हमने अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि अगर तो इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ है, या गुडविल है, ठीक है? तो ये तीनों इंटेंजिबल्स तो हैं, लेकिन ये अमोर्टाइज नहीं हो सकते। तो इनको अमोर्टाइज नहीं करते, इनको एनुअली टेस्ट करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट विदाउट एनी इंडिकेशन, हर साल करना है, ठीक है? और अगर इंटेंजिबल है और इन तीन में नहीं फॉल करता, इन तीन वाली कैटेगरी में नहीं फॉल करता, तो फिर उसको हमने अमोर्टाइज करना है। और इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करनी है, इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाना है जब कोई इंडिकेशन हो। अब जो इसकी अमोर्टाइजेशन करनी है उसका रूल क्या लिखवाया था कि आपने अमोर्टाइज करना है इंटेंजिबल को ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ। अब मेरी आज मजबूरी ये है कि जो मैंने लिखा था वो आपके सामने मैं नहीं ला सकता। एक अच्छी रिवीजन हो जाती है आपकी, नक्शा आपके दिमाग में ना बार बार चीज़ दिखा के ना वो नक्शा, वो ट्री आपके दिमाग में बिठाना होता है असल में। तो आपने तो लिखा ही होगा, तो कम से कम आप वो ओपन कर लेते जब मैं बात कर रहा था। खैर, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है जनाब कि यूज़फुल लाइफ तो है ना, जितना अरसा उससे एक्सपेक्टेड है कैश फ्लो आना हमें, लेकिन लीगल लाइफ का मतलब ये है कि हमें हुकूमत, मिसाल के तौर पे हमारे अंदाजे के मुताबिक जिस जगह पर हमें माइनिंग करने की इजाज़त मिली है उस जगह पर अगले 50 साल तक नमक निकलता रहेगा, लेकिन हुकूमत ने हमें सिर्फ 5 साल के लिए लाइसेंस दिया है। तो फिर किस पर अमोर्टाइज़ करेंगे? हमने जनाब 10 लाख रुपए देकर एक लाइसेंस ले लिया, तो हमने तो उसको 5 साल पे अमोर्टाइज़ करना है, ठीक है ना, शॉर्टर पे। अच्छा, ये तो कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पे आता है कि हुकूमत हमें लाइसेंस देती है और कहती है कि जी 10 लाख रुपए में आपने ये 5 साल के लिए लाइसेंस ले लेना है, और जब 5वें साल का एंड होगा तो आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं। अब रिन्यूअल करवाते हुए अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है
तो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। और अगर रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल जो कॉस्ट आपने भरी थी उसके मुकाबले में मिनिमल नहीं है, ना होने के बराबर नहीं है, तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि लीगल लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, यही तरह आपको समझाने लगा हूं, देखिएगा। हाँ जी, लाइसेंस की कॉस्ट है 200, लीगल लाइफ है इसकी 10 साल, यूजफुल लाइफ जो कि एक्सपेक्टेड पीरियड होता है कैश जनरेशन का, कैश फ्लोज जो आते हैं, जो फ़ायदा आने का जो वो पीरियड है वो 12 साल है। लेकिन आपको लाइसेंस कितने अरसे के लिए मिला हुआ है? 10 साल के लिए। ठीक है, तो कहते हैं जी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करें। अब ये तो सादा सवाल है, ठीक है, ये तो आपने सीखा था कि जी अगर हमने अमोर्टाइजेशन करनी है, ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन के लिए हमें कॉस्ट को डिवाइड करना है, कॉस्ट को डिवाइड करना है लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ में से शॉर्टर पे। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है? 200, तो हमने 200 रुपये को अमोर्टाइज करना था, डिवाइड करना है हमने शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या, तो ये एक छोटी सी वर्किंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, हमने कहा जी कि निकाल लो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ जो कितनी है जी 12, और लीगल लाइफ। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ हमने कहा जी एक पकड़ लो यूजफुल लाइफ, दूसरा पकड़ लो लीगल लाइफ। तो आपके पास इनमें से जो शॉर्टर है वो आपके लिए रेलेवेंट है आपके अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन के लिए, ये रूल था। ठीक है, तो शॉर्टर आज क्या है हमारे पास? लीगल लाइफ शॉर्टर है, तो हमने लीगल लाइफ जो कि शॉर्टर है उसको यूज़ कर लेना है। ये मैंने शॉर्टर निकाल ली और फिर इसको ले गए इधर, और ये मेरे पास आ गई अमोर्टाइजेशन पर एनम। कोई मसला? अच्छा, इसी के आगे ज़रा यहाँ पे डालें 4A अपने पास। किस किस को रोशनी पड़ रही थी यहाँ पर? सारी लाइन नहीं पड़ रही, ठीक है। मैं ये लाइट ऑफ कर दें फ्रंट वाली, जैसे कहाँ से होगी ऑफ? इधर से तो नहीं होगी, चेक करें ज़रा। हाँ करें करें, मेरा दिल है यहाँ लिखता जाऊँ ना साथ। आई एम मिसिंग माई वन नोट। ये आगे वाली और एक स्टेप आ गया। हाँ, अब मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है, बता है फिर जगह बदल लो। प्रोजेक्टर तो फिर नहीं ना छेड़ सकते। अच्छा चलो ठीक है, लिखो लिखो, इफ 4A में लिखो, इफ यूजफुल लाइफ इज 7 years एंड लीगल लाइफ इज 10 years। तो ये तो हो गया ना जी क्वेश्चन नंबर 4A हमने खुद से बना लिया कि जी इफ यूजफुल लाइफ इज 7 years एंड लीगल लाइफ इज 10, यही बोला था ना मैं, कह नो एक दा होर दूजा होर हो जाए, सवाल बदल जाए साढ़ा। तो यूजफुल लाइफ 7 years है और लीगल लाइफ 10 years है, तो अब शॉर्टर क्या है? देखो ना जी, आपके लिए बल्कि यूँ लिखा करें शॉर्टर फॉर अमोर्टाइजेशन, ज़रा याद हो ना, ठीक है, बात तो एक ही है, फॉर अमोर्टाइजेशन। देखे ना जी, आपको हुकूमत ने कहा आप अगले 10 साल तक यहाँ से मछलियाँ पकड़ते रहे, ठीक है, लेकिन जो मशेरे वहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं वो कहते हैं कि जी जहाँ पे भी आप मछलियाँ पकड़नी शुरू करते हैं वो बहुत भी ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो आप 7 साल तक ही पकड़ सकते हैं, उसके बाद तो फिर मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से, फिर आपको जगह बदलनी पड़ती है। अब तो बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लेकिन ये कितना को अरसा आप पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर
हुकूमत ने आपको 10 साल के लिए लाइसेंस दे भी दिया है, लेकिन आपको आपको मैक्सिमम उधर से फ़ायदा आना ही अगले 7 साल है, तो फिर आप 10 साल के ऊपर क्यों उस कॉस्ट को अमोर्टाइज़ करेंगे? 7 साल उस कॉस्ट ने आपको 7 साल ही फ़ायदा देना, उसके बाद तो कोई वहाँ पे मछली मिलनी कोई नहीं है आपको, ठीक है? कोई नमक वहाँ पे बचना ही नहीं है। भाई समझ आ रही है? तो कैश जनरेशन ही आपकी 7 साल की है, तो चाहे लीगल लाइफ 10 साल है, फिर 10 साल पे अमोर्टाइज़ करने की तुक नहीं बनती। तो अमोर्टाइजेशन जो आ गई वो 200 रुपये ही है, लेकिन डिवाइडेड बाय 7 कर दिया आपने, कितना बन गया जी रुपीज़? कितना हम दौड़ के आ रहे हो? 28.6। जी वालेकुम सलाम। हाँ नहीं, वो तो खैर है, हमारा क्या नुकसान हुआ, तुम्हारा अपना ही नुकसान। अच्छा जी, अब आते हैं उस तरफ जो बात मैंने शुरू की थी, लेकिन फिर बात मैंने छोड़ दी। वो क्या है जी? यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ की समझ आ गई। इनमें से शॉर्टर को क्यों लेकर जाना है, समझ आ रही है? ठीक है। अब वो वाली बात आती है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आईकैप अक्सर टेस्ट भी करता है, और वो ये है कि हुकूमत ने हमें लाइसेंस दिया, और लाइसेंस देने के बाद उन्होंने कहा एक तो ये इनिशियल पीरियड है इतना, उसके बाद अगर आप चाहें तो उसकी एक्सटेंशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी परचेज अ लाइसेंस, अब मैं अगर वन नोट पे कर रहा हूँ तो मैं इसको छुपा देता, इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको छुपा दें, इसको नहीं देखना, समझे? ये है ही नहीं सवाल के अंदर जो अगली लाइन है, ऑप्शन 2, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ ऑप्शन 1 है। अ कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर 6 years फॉर 30 million। कंपनी ने एक लाइसेंस खरीदा है 30 मिलियन का, कितने साल के लिए? इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years। Calculate legal life assuming at the end of 6 years it can be renewed at 14 million। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। असल में कहानी कुछ ऐसे है कि आज हमने 30 मिलियन पे किया है, ठीक है जी, और 6 साल तक हमने ये लाइसेंस इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप मज़ीद 4 साल के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, और एक्सटेंशन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको? 14 मिलियन, ठीक है जी। अब एक तो है आपकी सोच, और एक है स्टैंडर्ड का हुक्म। पहले तो मुझे आप अपनी सोच बताएं, आज खड़े होकर क्या डिसाइड करें कि हमारी लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ की बात नहीं हो रही, यूजफुल लाइफ तो होती है कैश जनरेशन, एक्सपेक्टेड कैश जनरेशन पीरियड, वो सवाल में गिवन होगा आपको, ठीक है। मैं तो बात कर रहा हूं लीगल लाइफ की। फिर पढ़ो एक बार, कंपनी ने एक लाइसेंस खरीदा है 6 साल का, ये 30 मिलियन का, ये रिन्यूएबल है फॉर फर्दर 4 years बाय पेइंग 14 मिलियन, ठीक है। तो 6 साल के लिए ये लाइसेंस लिया गया है, और रिन्यूएबल है मजीद 4 साल के लिए 14 मिलियन पे करके। अगर आप हों खड़े, हम यहाँ पे हैं बेटा बेसिकली ना, हम इस वक्त यहाँ पे खड़े, ये जो हमने फैसला करना होता है यूजफुल लाइफ कितनी है, अब पीपी की बात करें तो रेजल वैल्यू का अंदाज़ा लगाते थे, यूजफुल लाइफ का अंदाज़ा लगाते थे, सब कुछ कब करते थे? लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर ये सारे अंदाजे लगाते थे, और फिर उस अंदाजे उन अंदाज़ों की बेस के ऊपर हम अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कर देते थे, इडप्शन स्टार्ट कर देते थे, और आगे जाके अगर उनमें चेंज आता था तो हम चेंज इन एस्टीमेट कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये सब अंदाजे, हम सब डिसीजंस कब ले रहे होते हैं? स्टार्ट में खड़े होकर। उसके बाद फिर चेंज आया तो वो तो बाद की बात होती है। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और 6 साल के बाद ये रिन्यू हो जाना है, लेकिन रिन्यू होना है 14 मिलियन का, तो क्या आज खड़े होकर आप फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि हम रिन्यू करवाएंगे ही करवाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड ने भी इसी चीज़ को लॉजिक बनाकर कहा कि चूंकि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल
नहीं है। मिनिमल का मतलब क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर। तो क्या 30 के मुकाबले में ये 14 ना होने के बराबर है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप लड़ाई करा के देख लें, टफ टाइम जरूर देंगे 14 पहलवान भी 30 को, ठीक है? ना होने के बराबर नहीं है, ना होने के बराबर। असल में ना, माजरत के साथ स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया इसको कि ओरिजिनल का कितने परसेंट हो तो मैं मिनिमल कहूंगा। उसने कहा मिनिमल कह दिया, ना होने के बराबर, ठीक है? तो क्या ये 14 इस 30 के मुकाबले में ना होने के बराबर है? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसलिए ऑप्शन 1 में मैं अगर लीगल लाइफ कैलकुलेट करूं, इधर देखो ज़रा, लीगल लाइफ में मैं कहूँगा जी ओरिजिनल कितनी है? 6 ईयर्स। रिन्यूअल पीरियड ऐड नहीं करेंगे, लीगल लाइफ कितनी आ गई? 6 ईयर्स, ठीक है जी। लेकिन ये तो था ऑप्शन 1, ठीक है? ऑप्शन 2 क्या है? मतलब ये ऑप्शन नहीं, मतलब समझे कोई और लाइसेंस है, कोई और कंपनी है, उसका कोई और लाइसेंस है, ठीक है? और उस लाइसेंस की इसी तरह से ओरिजिनल कॉस्ट कितनी पड़ी है उनको? 30 मिलियन, और 6 साल के लिए ये मिला है, और रिन्यूअल है एट, ये तो ना होने के बराबर है। यानी एक तरफ आपको 6 साल लाइसेंस एक जगह पर, मतलब एक कानकुनी करने का लाइसेंस मिला है 6 साल के लिए 30 मिलियन में, वहीं पे आपको 4 साल के सिर्फ 1 मिलियन में मिल रहा है। तो क्या ख्याल है, रिन्यू कराओगे या नहीं कराओगे? असल में कॉस्ट ज़्यादा हो ना रिन्यूअल की, तो हम कहते हैं यार पता नहीं 6 साल बाद हमें किसी का उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए आज खड़े होकर हम ये बात नहीं सोच रहे होते कि हम रिन्यू कराएंगे, हम कहेंगे देखेंगे। लेकिन जब इतनी मिनिमल कॉस्ट हो तो हम कहते हैं यार हम करा लेंगे। लेकिन अगेन, ये आपकी सोच पर नहीं है, ये स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक डायरेक्शन पर है। स्टैंडर्ड ने यहाँ पे आपको पाबंद कर दिया कि अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को भी ऐड करके फिर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ वाला कंपैरिजन करना। और अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर नहीं है तो फिर रिन्यूअल पीरियड को ओरिजिनल पीरियड में ऐड किए बगैर लीगल लाइफ निकालना, और फिर अगले स्टेप की तरफ जाना जो क्या है, वो शॉर्टर जब आप निकालते हैं तो, ठीक है? इसका मतलब ऑप्शन 2 की बात अगर करेंगे तो लीगल लाइफ कितनी है जी? लीगल लाइफ 6 + 4 यानी कि 10 ईयर्स। ये एक स्टेप होता है ना। आपने इनटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन करनी हो तो आपने 2 चीजें ढूंढनी होती हैं, यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। उनमें से जो शॉर्टर होता है, ठीक है, वो तो अलग रूल है। यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ में से शॉर्टर को यूज करके आपने अमोर्टाइजेशन करनी है। फिलहाल तो लीगल लाइफ में नई मुसीबत पड़ गई कि अगर लीगल लाइफ के अंदर रिन्यूअल का ऑप्शन आ जाए तो आपने रिन्यूअल पीरियड को कब ऐड करना है ओरिजिनल पीरियड में? जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर हो, ठीक है? और ये ना होने के बराबर, ना होना जो है ना, ये आपको बज़ाहिर क्लियर नजर आएगा, ठीक है? 500 के मुकाबले में 3, 1000 के मुकाबले में 7, इतना खुला आईकैप फर्क रखता है क्योंकि स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई किया नहीं है। इसलिए आईकैप क्वेश्चंस के अंदर बहुत खुला फर्क रखेगा, दूर से देख के पता लग जाएगा आपको कि मिनिमल है या नहीं, ठीक है? ओके, अच्छा चलो, अब ये तो मैंने दोनों करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना जी? और बोलो, तो हमने सिर्फ लीगल लाइफ निकाली थी। अब एक प्रॉपर सवाल एक और करते हैं, ज़रा ये पक्का हो जाए फिर कॉन्सेप्ट ताकि फिर चलते हैं अपने पास पेपर्स पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में असल में ना यहाँ पर सिर्फ क्या मांगा गया था, कैलकुलेट लीगल लाइफ, आगे नहीं बात बढ़ी थी। अब ये पूरा सवाल है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या है जी? रिक्वायरमेंट है अमोर्टाइजेशन निकालो फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015। 4 लाइसेंस है, ये एक पास पेपर है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया ये एरिया सिर्फ, ठीक है ना, समझाने के लिए एक पास पेपर है। तो कॉस्ट, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, ये किसे कहते हैं जी? इसके आगे ब्रैकेट में लिखे, मैं आज नहीं लिख सकता, लिखें यूजफुल लाइफ, ब्रैकेट डालें, लिखें यूजफुल लाइफ। नहीं मिल रहा, बुक लेनी पड़ेगी ना, बुक परसों से आई हुई है, साथ बुक वाले के साथ होके बैठो। आप भी पीछे चले जाओ, मैं तो कहता हूँ उसके पास चले जाओ, बुक यूज होनी है आज।
मेरे पास तो हैंड आउट बनाने के लिए भी कुछ नहीं था आज। ये तो भाई ने लैपटॉप लगा दिया भला। पहले तो सुबह क्लास में मैंने कहा वैसे ही जैसे बचपन में पढ़ाया करते थे वैसे ही शुरू कर दिया था पढ़ना। वो उसने कहा चलो जी मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा चलो मेहरबानी, नहीं तो ये भी ना होता तो पढ़ लेते। पढ़ाई को इस चीज़, बिजली नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है, तबीयत नहीं ठीक है, ये सब बातें नहीं इररिलेवेंट होती हैं। खैर मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को रात को 11 बजे तक मेरी घरवाली अक्सर कहती है क्लास तो पहले तो ठीक हो ही जाना होता है, सुबह और अल्लाह की तरफ से बंदा हो जाता है, होना चाहिए ना कि प्रेशर होता है ना कि यार बच्चे आए बैठे होंगे मुश्किल से रोज़े में घरों को छोड़ के, वरना सुबह जो होए सहरी के बाद जो सोने का टाइम होता है, हम तो 7 बजे क्लास में होते हैं भाई फिर। अच्छा जी, वैसे आम दिनों में नहीं लेकिन सहरी के बाद ना लस्सियाँ पी तो पता नहीं की कर हैं जी, असी भी तो कुछ हद कर देंगे। On January 15 an entity bought 4 licenses for 10 years। लाइसेंस की ओरिजिनल लाइफ क्या है? लीगल लाइफ। लाइसेंस की लीगल लाइफ ओरिजिनली कितनी है? सबकी 10 साल। 10 साल के लिए खरीदे ना चारों लाइसेंस इन्होंने, ठीक है, 1 जनवरी 2015 पे। आगे कहता है कॉस्ट हर एक की ये है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, क्या कहा जी इसके बारे में? ये क्या है? ये यूजफुल लाइफ है, ठीक है, तो इसको यूजफुल लाइफ ब्रैकेट में लिख लिया आपने। फिर रिन्यूअल कॉस्ट है 80, 120, 3 और 2। देखो नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? क्या 500 के मुकाबले में 80 ना होने के बराबर है? नहीं, ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते। क्या 560 के मुकाबले में 120 ना होने के बराबर है? ऐसी तो कोई बात। क्या 300 के मुकाबले में 3 ना होने के बराबर है? ऐसी बात तो है, ये है वाकई, ठीक है। क्या 180 के मुकाबले में 2 ना होने के बराबर है? एक तरफ 180 लोग लड़ने आ जाए, एक तरफ से 2 लड़ने आ जाए तो ना होने के बराबर ही है। इधर तो फिर कोई ना कोई टफ टाइम दे देंगे। मेरे वर्गे पेंडू हो तो अच्छा खासा टफ टाइम दे लेंगे, है ना? अच्छा जी, तो मार मुँह पै जाने खैर की हो गया है जी। अच्छा जी, लाइसेंसेस कैन बी रिन्यूड फॉर 5 साल, तो 5 साल के लिए लाइसेंसेस रिन्यू हो सकते हैं। अब हमने निकालनी क्या है? अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अमोर्टाइजेशन के लिए रूल क्या है? कॉस्ट को डिवाइड करना है शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और, पर अभी तो मुसीबत ये पड़ी हुई है कि लीगल लाइफ कितनी है, ठीक है। तो यूं करते हैं, एक वर्किंग है, बस रिवाइज ही करना है, पर्चे में जैसे मर्जी कर लें, एक कॉन्सेप्ट को पक्का करना जरा और क्या। तो मैं यूं कर लेता हूं, पहले मैं लिख देता हूं यूजफुल लाइफ, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं लीगल लाइफ। लीगल लाइफ में हम 10 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 5 करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करेंगे हम अपने रिन्यूअल कॉस्ट को देखकर, ठीक है। जब लीगल लाइफ भी निकल आएगी, यूजफुल लाइफ भी पड़ी होगी, तो फिर इनमें से शॉर्टर पकड़ेंगे, वो अपनी अमोर्टाइजेशन के लिए यूज करना है। फिर अमोर्टाइजेशन निकालने के लिए कॉस्ट डिवाइडेड बाय वो जो शॉर्टर पकड़ा होगा, ठीक है। बल्कि वही फॉर्मेट रखता हूं मैं, ठीक है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए तो अमोर्टाइजेशन, ठीक है जी। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस मैंने निकालना है जी, और लाइसेंसेस हैं ABCD, A B C और D। तो अमोर्टाइजेशन के लिए मैं कॉस्ट पकड़ूंगा, डिवाइड करूंगा इसको, यहां पे ना लिख दूंगा, कॉस्ट पकड़ूंगा कॉस्ट और इसको डिवाइड करूंगा लाइफ से। मैंने यहाँ पे लाइफ लिखा क्योंकि वो लाइफ यूजफुल लाइफ भी हो सकती है, लीगल लाइफ भी हो सकती है, शॉर्टर वाली पकड़नी है ना, ठीक है। तो वो लाइफ के लिए मैं अब एक वर्किंग कर लेता हूँ। इस तरह से मेरा फॉर्मूला बन गया, एक बार लिख लिया, जान छुड़ा ली, ठीक है, और सही है। तो मल्टीपल लाइसेंसेस आ गए ना। अच्छा, अब अगला काम कर लें जरा, इसको इधर ले आए। अब मुझे चाहिए लाइफ, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल करना, इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन करनी हो तो लाइफ कौन सी लेनी है? शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। तो फिलहाल तो मुझे यूजफुल लाइफ तो सबकी अवेलेबल है ना, वो हमने निकालनी नहीं होती, वो सवाल में गिवन होती है। यूजफुल लाइफ हमने नहीं निकालनी होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, वर्किंग 1 लिखा, वर्किंग 1 लिखकर मैंने यहाँ पर लिखा यूजफुल लाइफ,
ठीक है जी। यूजफुल लाइफ, अब ये गिवन है 13 साल, इंडेफिनेट 7 साल और 14 साल, ठीक है। 13 साल इंडेफिनेट 13 ईयर्स, ये क्या है जी, इंडेफिनेट। ये इनफिनिट नहीं होता, इनडेफिनेट होता है, ठीक है ना, पता नहीं है, पक्का नहीं पता, ठीक है। सी का 7 है, 7 ईयर्स, और डी का 14 ईयर्स, ठीक है जी। एक ही बार ऊपर लिखी है हेडिंग, बस उससे काम चला रहा हूं। नेक्स्ट इज लीगल लाइफ, ठीक है जी। लीगल लाइफ के लिए हमने, इधर देखो जरा, सबसे पहले तो इधर देखो, हमने क्या करना है, 10 तो लेना ही लेना है हर एक के, ए का भी नहीं, वो लिखेंगे तो सही ना, मैं 0 कर दूंगा ना, तो मैं फॉर्मूला तो लिखूंगा जरा आपके लिए, पक्का करूंगा जरा इसको जी। जी लीगल लाइफ जो ओरिजिनल वाली है वो तो लिखें, आगे 5 प्लस करना है या नहीं करना वो हम देखते हैं बाद में, ठीक है। यानी 10 तो होनी ही होनी है ना, खरीद लिए 10 साल के तो सारे ही खरीद लिए, तो 10 प्लस ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है जी। अब अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट हुई मिनिमल तो प्लस कर देंगे 5, और अगर मिनिमल ना हुई तो प्लस कर देंगे 0, यानी कुछ नहीं करेंगे, सही है। अब आए हम ए के पास और बी के पास, दोनों की रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, तो हमने लीगल लाइफ में ऐड नहीं करना रिन्यूअल पीरियड को, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों की लीगल लाइफ कितनी बन गई फिर, 10। समझ आ रही है, तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ चीज़ों को ताकि याद हो जाए, है छोटी सी चीज़, बहुत आसान है, लेकिन फिर समझ ना आए तो फिर मुश्किल है। अब बड़े पास पेपर में आपको शायद मसला आया होगा ये वाला, किसने वो पास पेपर ट्राई किए थे, 5वां और 17वां था ना, किस में था ये मसला, 5वें में 17वें में या दोनों में, 5वें में था, चलो अच्छा। दूसरे में कौन सा था, हाँ ग्रांट वाला, वो भी अभी करवाना है, ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट सी और डी आते हैं, तो सी और डी को देखें तो सी की रिन्यूअल कॉस्ट देखें ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोल्यूशन देखे बगैर चलना चाहिए ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल पड़ा करें, कुछ नहीं होता। ग्रांट आ गई तो क्या हुआ, जो समझ में थी वो तो कर देते, जो ग्रांट पड़ी हुई थी आपने थोड़ी बहुत, वही वाला ही काम करना था, कोई नया तो करना नहीं था। वहाँ टेंजिबल का पड़ा था, यहाँ इंटेंजिबल का, बल्कि वहाँ पर जो मैं अपने बच्चों को R1 के अंदर एग्जाम्पल कराता हूँ ना, सबसे पहली कि एसेट ही अगर मिल जाए एज आ ग्रांट, तो वो यही वाली एग्जांपल उधर होती है, बस वहाँ पे मैं इंटेंजिबल का नाम उड़ा देता हूँ, वो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में, बस जाऊँगा सवाल पे तो दिखाता हूँ, खैर चलें छोड़ें। सी और डी की बात करें तो सी और डी की रिन्यूअल कॉस्ट बिल्कुल क्या है, मिनिमल, ना होने के बराबर, तो एक्सटेंशन पीरियड जो है 5 साल वो ओरिजिनल के अंदर ऐड कर लीजिए, 5 और 5, तो आपके पास जनाब 15 और 15, ठीक है जी, सही है। अब इनमें से जो शॉर्टर है उसको पकड़ लें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर अमोर्टाइजेशन शॉर्टर वाला ले लें। ये मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ बार बार लिखकर, क्योंकि जो डिस्कशन वाला सवाल आता है उसमें यही बात लिखनी है, डिस्कशन वाला नहीं होता उसमें आपने यही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो पहले वाले में 10 साल लेंगे, दूसरे में क्या लेंगे, इंडेफिनेट ले लें, इंडेफिनेट छोटा नहीं होगा पता ही नहीं है ना कि क्या होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, पता ही नहीं है ना, इसलिए उसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो इनडेफिनेट को भी इग्नोर करें, बस 10 लेंगे, इधर 7, इधर, ठीक है। अब कॉस्ट पकड़ते जाओ, अमोर्टाइजेशन निकालते जाओ, कॉस्ट है 500, 560, 300, 180, तो पकड़ो कैलकुलेटर, 500 बटा 10 50, फिर 560 बटा 10 56,
थर्ड की कॉस्ट है 300/7, हाँ 42.9। फिर चौथा है जी 180/14। हाँ तो इंडेफिनेट लाइफ कहाँ है बेटा? किसका सवाल है? इंडेफिनेट लाइफ कहाँ है बेटा? 10 साल के लिए हमने लिया, हमारे लिए 10 साल ये लाइफ। इंडेफिनेट का मतलब होता है पता नहीं लग रहा कितना अर्सा फ़ायदा देगा, तो वो तो पता नहीं ना लग रहा, वो तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास तो इंटेंजिबल्स में एक एडिशनल चीज़ होती है लीगल लाइफ, अगर वो मिल गई तो फिर हमारी बला से चाहे 500 साल फ़ायदा आना हो यहाँ से, लेकिन हमें तो 10 साल ही मिलेगा। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब पता नहीं, लेकिन अब एक तो पता लग गया ना, तो बस वही यूज़ कर लें। यानी इसको यूँ भी कह सकते हैं, अगर किसी सवाल में आपको यूज़फुल लाइफ ना दे, सिर्फ लीगल लाइफ ही दे दे, तो बस वही आपके अमॉर्टाइजेशन के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, चलें। अच्छा, पास पेपर जाने से पहले मेरा दिल है कि हम वो 2 छोटे छोटे काम भी कर ही जाए। एक्सचेंज भी ज़रा रिवाइज कर लें। एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट याद है आपको, पढ़ा था आपने, जिसमें आप एक एसेट देकर एक एसेट ले लेते थे। नॉर्मली ऐसा होता था कि आप पुराना एसेट दे के नया एसेट लिया करते थे, तो कुछ एडिशनल पैसे आपको देने पड़ जाते थे। वहाँ पे टेंजिबल्स की बात होती थी, यहाँ पे इंटेंजिबल की बात हो जाएगी। तो टेंजिबल एसेट देकर टेंजिबल लेना, ठीक है, टेंजिबल एसेट देकर इंटेंजिबल ले लें, हो सकता है। इंटेंजिबल एसेट देकर इंटेंजिबल ले लें, मुमकिन है। इंटेंजिबल एसेट देकर टेंजिबल ले लें, बिल्कुल मुमकिन है। सही है, तो ये जो मर्जी कम्बिनेशन बना लें, बन सकता है। ठीक है, आप कहे जी 2 इंटेंजिबल, एक इंटेंजिबल और एक टेंजिबल देकर हमने 2 ही टेंजिबल ले लिए, जो मर्जी आप सोच सकते हैं, सेटिंग सोच लें, एक्सचेंज ही है। ठीक है, ओके। चल, अब एक है एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है जनाब गवर्नमेंट ग्रांट। ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये मैं ढूंढने निकला हूँ। टू 10 भी तो लबना एक गल है ना, ये तो ऐसे नहीं जा रहा। दो 210 तो है ही नहीं है। अच्छा, ये आ गया। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही होगी भाई, वो बोर्ड तो मिटा दें। अब अगर मेरा वन नोट ज़िंदा होता आज, तो मैं इसके नीचे यहाँ पर मिटाकर यहीं पे कर देता, आपको फिर लिखा भी रह जाता आपके लिए। तो छोड़ें, आप बस एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पे गौर करें। गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन इंटेंजिबल, वी पेड, यानी एंटिटी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज़ 50,000, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज़। बेटा आपको बिल्कुल याद होगा FAR 1 में यही काम आपने किया था, बस वहाँ पे असल में तो IS 20 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर एसेट दे दे, नॉन करंट एसेट दे दे, एज ग्रांट नॉन करंट एसेट दे दे, लेकिन वहाँ पे हमने चूँकि नॉन करंट एसेट पढ़ाई सिर्फ उस वक्त IS 16 होता था, जब IS 20 पढ़ रहे होते तो हम कहते थे PPE आ गया। भाई ज़रूरी नहीं सिर्फ PPE हो, हमने एक मिसाल के तौर पे गोट फार्म बनाया हुआ है, हमने कोई कैटल फार्म बनाया हुआ है, डेयरी फार्म बनाया हुआ है, और उसकी मैनेजमेंट के लिए हुकूमत ने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया हुआ है ऑलरेडी। देखें, हुकूमत के पास जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े माहिरीन होते हैं, वही रख सकते हैं। तो गोट फार्मिंग के लिए या डेयरी फार्मिंग के लिए या कैटल फार्मिंग के लिए हुकूमत ने अपना जो सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ था, हुकूमत ने हमें उसका लाइसेंस दे दिया।
अब अगर वही सॉफ्टवेयर किसी वेंडर से बाजार से खरीदने जाएं तो वो 50,000 रुपए का मिल रहा है, हुकूमत ने वही हमें कितने का दे दिया, 2,000 का। तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट दे दी। जैसे हुकूमत कभी कभी जाते थे ग्रांट के टॉपिक में हमने देखा था, हाँ कहते थे जी हमने फलां जगह पे जो है वो एक फैक्ट्री लगानी है तो मशीनें खरीदनी है, तो हुकूमत ने कहा कि अच्छा जी मशीन ही मेरे पास पड़ी है यही ले जाओ, या लैंड जिसके ऊपर तुमने मशीन लगानी है वो लैंड प्लॉट एक फलां पड़ा है उस जगह पे जाके लगा लो। तो जब गवर्नमेंट एसेट ही दे देती थी एज अ ग्रांट, याद आ रही है ये बात, किसको याद ही नहीं आ रही सिरे से, जिसको याद नहीं आ रही टेंशन ना लें, उसके भी मतलब की बात हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट जब एज अ ग्रांट पैसे देने की बजाय एसेट ही पकड़ा दे आपको, तो फिर दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, होते थे, मैं लफ्ज ही नहीं बोलता, एक बच्चे को नहीं ना याद आ रहा, तो भाई होते थे नहीं है, ठीक है। क्या है, दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप इसको नॉमिनल अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, ठीक है, यानी जितने रुपए आपने पे किए आप उसी के ऊपर, ठीक है। तो आप, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे हमें इंटेंजिबल एसेट एज अ ग्रांट ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल अमाउंट, या फ्री भी हो सकता है। असल में फ्री नॉर्मली गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री करती नहीं है, और अगर कभी ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं है, तो आप 1 रुपए पे एंट्री कर लेना, क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो एंट्री कोई नहीं होगी आपकी किताबों में, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई चीज़ है तो फिर भी उसके साथ कोई ना कोई चीज़ जोड़ी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कह देंगे कि जी ये चालान भर के जमा करा दें, ये प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है। कुछ भी हो जाए, आप देखें कहीं पे कोई आपको जो है वो हुकूमत की कोई भी स्कीम मिल रही हो, तो वो कुछ नहीं तो कहते हैं जी इतने रुपए का फॉर्म भर के तो लाजमी दें। आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन 1 रुपए की पर्ची हो है, जो कहते हैं 1 रुपए की पर्ची है पर बनवाएं, रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है ना, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ पैसे तो बहरहाल गवर्नमेंट लेती ही है, और आपके सवालों में होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो, कभी ऐसा हो जाए, तो फिर 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। अब सादा बात है, गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया एक इंटेंजिबल एसेट ग्रांट के तौर पे, और बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट हमने पे की है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जी, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इसकी ट्रीटमेंट के। आइए मार्कर तो मंगवा दें। बहुत आसान है, किसी ने ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा हुआ तो वो भी समझ लेगा इंशाल्लाह। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो ऑप्शंस आते हैं जी इसमें, ठीक है। हम इसको एट नॉमिनल अमाउंट रिकॉर्ड कर लें। अब ये ना मेरी अब एग्जांपल जो है ना सवाल के अंदर, ये पेज 218 पे ये जो एग्जांपल है, अब मैं इसी की ही अकाउंटिंग एंट्रीज करूँगा, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल 8 का डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब सवाल क्या कह रहा है जी, हमें गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एन इंटेंजिबल, वी पेड अ एंटिटी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू इज 50,000। अब मैंने क्या कहा, क्या ऑप्शन है, इसको नॉमिनल वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कर लो। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है, क्या पे किया आपने, 2000 रुपये। तो आप एंट्री पास करोगे, एग्जाम्पल 8 में एंट्री पास करोगे, जब इंटेंजिबल आया कहोगे इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से, 2000 ही है ना जी, ठीक है। लाइफ ऑफ इंटेंजिबल क्या है जी, 5 साल, तो 5 साल पे इसको अमोर्टाइज कर लेंगे। तो अगली एंट्री आप करेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब इधर देखो जी, क्या है अमाउंट, एसेट कितने का हमारे पास, 2000 का, हमारे पास 2000 का ही एसेट है। भले मार्केट के अंदर वो 50 का होता होगा, भाई हमने तो 2000 ही दिया, उसी पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ, तो हमारे पास हमारी किताबों में एसेट ही कितने पर आ रहा है, 2000 पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे जी,
तो 2000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। तो आ गया आंसर, बोलो 400। तो हर साल 400 रुपये करके 5 साल के अंदर ये नील हो जाएगा। ऑप्शन 1 को मसला। दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड हमें देता है कि आप यूं करो, आप इस इनटेंजिबल को एट फेयर वैल्यू कर रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। रिकॉर्ड एट नॉमिनल अमाउंट, और दूसरा ऑप्शन क्या है जी, रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। अच्छा, अब फेयर वैल्यू पर इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है, तो फेयर वैल्यू कितनी बताई जा रही है जी, वही एग्जाम्पल 8 ही है जी, दूसरा ऑप्शन इसी का ही है। ऑप्शन 2 आ गया हमारे पास, ये ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करो, जाके बैठो फेयर वैल्यू। मुझे पता है ज़रा बोरिंग काम आ गया, लेकिन बस फटाफट चलते हैं आगे। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, तो फेयर वैल्यू कितनी है जी, 50,000। अब कैश तो आपने पे किया सिर्फ 2000, तो कैश 2000 से क्रेडिट हो गया। अब बाकी जो बचा है 48,000, वो क्या है, वो नहीं, वो क्या, वैसे देसी ज़बान में समझाओ, वो क्या है, फ़ायदा है ना, वो फ़ायदा ही हुआ ना। 50 वाली चीज़ अगर आपको 2000 में मिली है, तो मतलब आपको हुकूमत ने 48 रुपये का क्या दिया, फ़ायदा। क्या दिया, फ़ायदा। फ़ायदा तो इनकम ही होती है, नफ़ा, गेन, इनकम। तो क्या करें, इसको इनकम बना लेते हैं, पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ग्रांट इनकम नहीं, कर ज़रूर लेते अगर ये पास्ट कॉस्ट होती जो ऑलरेडी इनकर होगी, उसकी मद में पैसे मिले होते, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिले होते, ठीक है, या किसी करंट एक्सपेंस के लिए मिले होते, यही इमीडिएट फाइनेंस, तो फिर हम फ़ौरन इसको इनकम बना लेते। पर मसला ये है कि हमारा ये 48,000 का जो फ़ायदा है, ये रिलेट करता है हमारे एक ऐसे इनटेंजिबल एसेट से जिसने हमें अगले 5 साल तक फ़ायदा देना है। तो अगर अगले 5 साल पर फैलाकर उस इंटेंजिबल को डेप्रीशिएट करने का इरादा रखते हैं, तो फिर ये ग्रांट जो इनकम बनी है, इसको भी आज डेफर करें, लायबिलिटी बनाएं, और फिर इसको भी अगले 5 साल के ऊपर फैलाकर आपने क्या करना है, इनकम में डालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कुछ भी लिख दें, लायबिलिटी लिख दें, लायबिलिटी डेफर्ड ग्रांट होती है, चलो डेफर्ड ग्रांट ही लिख लें। डेफर्ड ग्रांट यानी कि एक लायबिलिटी बना लें, आज इनकम नहीं बना सकते 48,000। अब जब ईयर एंड आएगा, ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट था, ठीक है जी, और ये क्या है जी, ईयर एंड। यहां पर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, ठीक है जी, ये काम किया आपने, और ईयर एंड आया, तो आपने अब इस अपने एसेट को जो कि 50,000 का है, डेप्रिशिएट करना। एसेट रिकॉर्ड कितने पे किया हुआ है, ये एसेट कितने पे रिकॉर्ड किया है, 50 पे ना, तो उसको 50 को ही डेप्रिशिएट करोगे, यानी अमोर्टाइज करोगे। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब 50,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो क्या आ गया जी, 10,000 की अमोर्टाइजेशन आ गई, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। और अब चूंकि ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, अमोर्टाइज हुआ है, तो इसकी रिलेटेड ग्रांट जो है, यानी लायबिलिटी में जो पड़ी है, उसको भी क्या करें, इनकम। और सेम जैसे आप रीवैल्यूएशन में हशर के साथ नशर करते थे ना, जो आपने फ्रैक्शन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस निकालते हुए लगाया, सेम वही फ्रैक्शन आपने डेफर्ड ग्रांट को इनकम में फेंकते हुए। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। और कितनी है जी डेफर्ड ग्रांट, 48,000, तो 48,000 पकड़ लो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो जी, 96
अगर आप गौर फरमाएं ना तो 400 ही नेट करें तो 400 का खर्चा अब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। बस ग्रांट अब किताबों में नज़र आने लग गई है। तो ये वो काम है बेटा जो आपने बचपन में सीखा था, ये वही काम दोबारा कर लिया आपने। तो ईयर एंड पर आपकी अगर आपकी डेफर्ड ग्रांट अलग पड़ी हुई है तो ईयर एंड पर आपकी 2 एंट्रीज होंगे, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने की और डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाने की, ठीक है। यही है बस। अगर आपने इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दी है गवर्नमेंट ने, भाई इधर लाने की तो ज़रूरत नहीं थी, चलो खैर अब ले आए हो। तो अगर गवर्नमेंट ने आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट दी है या किसी पास्ट कॉस्ट की मद में पैसे मिले हैं जो कि ऑलरेडी इनकर्ड थी, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने उस रिसीव होने वाली ग्रांट को फ़ौरन इनकम बना लेना है। लेकिन अगर आपकी ग्रांट, इसका तीसरा कुछ भी नहीं है, तीसरा कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपकी ये ग्रांट फ्यूचर कॉस्ट्स, चाहे वो एक्सपेंस ही होने हैं लेकिन अभी फ्यूचर में होने हैं, फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, इसकी मद में मिली है या फिक्स्ड एसेट्स की मद में मिली है, तो ऐसी सूरत में आपने उस ग्रांट को लायबिलिटी बनाना है जब रिसीव हो। और मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर एसिड रिलेटेड ग्रांट है तो एसिड की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के साथ मैच करके इसको इनकम बनाना है। पर अगर एक्सपेंस रिलेटेड है तो जितना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो उतना ही आपने इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, गॉट इट जी। पार्ट 2 अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ, 5 मिनट तक करते हैं, 5-7। अब यहाँ से अगर आप पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ लें ज़रा इसको। इससे पीछे थोड़ा सा देखें जी, टॉप सफ़े की टॉप पे। भाई बहुत आसान काम है जो आपने बिल्कुल ही बचपन में, चलो ग्रांट तो फिर एक मुश्किल काम था, बिल्कुल ही बचपन में किया था, बट कोई बात नहीं, नहीं भी याद रहता, मैं रिवाइज कराता हूँ। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स होता क्या है? एक्सचेंज आप ये इधर ही कर दें, चले मैं इधर कर देना, चले अब आप उधर से मिटा दें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी। एक्सचेंज है क्या? मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक पुरानी कार है आपके पास, ठीक है जी, और वो गाड़ी आप ओल्ड कार जो है वो आप लेकर गए शोरूम वाले के पास और उसे कहा कि भाई मैंने ना ये जो आपके पास लश पश करती हुई नई कार खड़ी है ना, ये मैंने लेनी है, ज़रा लश पश बन रही है थोड़ी सी, ठीक है, तो टायर जो है ना इसका ज़रा गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है। उस्मान को तकलीफ़ है आपको इस गाड़ी से? हाँ नहीं, ये उधर टायर हैं बेटा, आपको नज़र नहीं आ रहे, ये देखने वाली आंख चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जी, ये गाड़ी जो है इसकी मार्केट में फेयर वैल्यू जो है वो लेट से 40 है, ठीक है, ओके। और ये जो ओल्ड है इसकी फेयर वैल्यू जो है वो इस वक्त 15 रुपये। जब ये हमने ख़रीदी थी
तब हमने ये 25 रुपये की ख़रीदी थी, ठीक है जी, और आज तक ये गाड़ी कोई 20 रुपये डेप्रीशिएट भी हो चुकी है, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम करना चाह रहे हैं, ये डाटा यहीं से ना उठा लूँ यार, बार बार क्या करेंगे फिर। पूरा ओल्ड एसेट 200 का था, 80 का डेप्रीशिएट, चलिए ज़रा तो आपको नोट नहीं करना। 200 रुपये की हमने ये पुरानी गाड़ी ख़रीदी थी और 80 रुपये डेप्रीशिएट हो चुकी है, ठीक है। और फेयर वैल्यू इसकी जब हम लेकर गए तो 130 रुपये है, और जो नई गाड़ी खड़ी हुई है लश पश सी, उसकी फेयर वैल्यू इस वक्त जो है वो 150 रुपये, ठीक है। करीब करीब होगी ना फेयर वैल्यू, मैंने गाड़ियाँ भी करीब करीब कर दी, ठीक है। सेडान नहीं रही हूँ, हैं। अच्छा चल, अब इसको साइड पे कर दें, ठीक है ना, ये इसलिए मैंने सेम कर लिया। अच्छा जी, अब ये सिचुएशन है, ठीक है। हमने जाकर अपनी गाड़ी दे दी है और हमने कैश भी पे किया, ठीक है जी। हाँ, अपनी ओल्ड कार लेके गए, पुरानी मोटर देकर नई कार ख़रीदी है, तो कैश हमने कितना पे किया है जी? 12। ये सब डेटा सवाल में गिवन था, मैंने तो कोई नहीं अपनी तरफ से लिखा। अब ये सिचुएशन है, सिचुएशन 1, ठीक है। फेयर वैल्यू पुराने की भी गिवन है, फेयर वैल्यू नए एसेट की भी गिवन है, ठीक है। अब ये है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में पुराने एसेट का डिस्पोजल होता है और नए का एडिशन होता है। हमने पार्ट 2 स्टार्ट कर लिया है, नहीं किया ना तो ये पार्ट 2 में करेंगे एंट्री, जल्दी से करें स्टार्ट।